नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। रालोपा सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद गतिरोध खत्म, सरकार ने मानी अधिकांश मांगे। डैम्प लैम्प ऑपरेशन के तहत पेपर लीक प्रकरण में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। चार दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद। इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में सोमवार को रालोपा सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद सरकार और पुलिस दोनों बैकफुट पर आ गए हैं। सोमवार देर रात तक अनीता चौधरी के परिजनों की तरफ से हनुमान बेनीवाल, ओसिया विधायक भेराराम सियोल और पुलिस अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। इस वार्ता में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। इसके बाद आज सुबह भी इनके बीच वार्ता का एक दौर और चला। इसमें सरकार की तरफ से परिजनों की अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई। इसके आज दोपहर धरना स्थल पर घोषणा की गई। यहाँ विधायक भेराराम सियोल ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवार को 51 लाख रुपए की सहायता देने का फैसला लिया है। साथ ही पुलिस अधिकारी के बदलने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की जाएगी। इस घोषणा के बाद अनीता चौधरी के शव के अंतिम संस्कार पर बना गतिरोध भी समाप्त हो गया। सोमवार देर रात करीब 3 बजे सांसद हनुमान बेनीवाल और ओसिया विधायक भेराराम सियोल पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह के साथ जनता के सामने आए थे। इस मौके पर हनुमान बेनीवाल ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग सीबीआई जांच के लिए सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। आज दोपहर में कुड़ी स्थित वीर तेजाजी मंदिर में चल रहे धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल, ओसिया विधायक भेराराम सियोल, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने अनीता के परिजनों के साथ अधिकांश मांगे मानने की घोषणा की। अनीता चौधरी के परिजनों ने सीबीआई जांच, दोबारा पोस्टमार्टम, तैयब अंसारी की गिरफ्तारी, मुआवजा और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, विशेष रूप से डीसीपी और थाना अधिकारी के निलंबन की मांग की। से पूरा राजस्थान देल गया और जिस तरह शव के टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया और परिजन लगातार 20 दिन से पहले एम्स के बाद धरना देने का प्रयास किया, वहाँ इनको नहीं देने दिया गया। फिर वहाँ गए आपके भगत की कोठी, वहाँ से इनको हटा दिया। तो वीर तेजाजी मंदिर कुड़ी भक्ताश्री के अंदर जो पिछले कई दिन से बैठे हैं, और दुर्भाग्य की बात है कि दिवाली भी इन लोगों ने यहाँ पे जो तमाम टीम है यहाँ जो इसको लेके न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा कि, और परिजनों को भी धन्यवाद इस बात का, अनीता जी के पति मनमोहन जी और उनके बेटे को, कि हिम्मत और हौसले के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी। और इस लड़ाई का ही परिणाम है कि राजस्थान की सरकार ने इनकी बात सुनी। हम सब के संघर्ष का ही परिणाम है हम सब लोगों के, कि भाई इस मामले के अंदर मोटा मोटा इनकी जो मांग थी कि एक बार इसकी सारी परतें खुलनी चाहिए। इसमें कई लोग और आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इस तरह सब के टुकड़े करके नहीं कर सकता, और वहाँ ब्लड नहीं मिले, सारा कुछ नहीं हो, तो इसमें कहानी अलग नज़र आ रही है। और कहानी जो आ रही है उसमें कई सफ़ेद पोश लोग भी पीछे नज़र आ रहे हैं। तो इसके लिए सीबीआई जांच करे, ये प्रमुख डिमांड थी कि मामला सीबीआई को जाए, सीबीआई जांच करे। दूसरी डिमांड इनकी थी कि यहाँ कुछ एसएचओ डीसीपी के बारे में इनकी डिमांड थी, भाई इनके रहते हुए काम ठीक नहीं हुआ या मुलजिम टाइम पे नहीं मिल, जो इनकी बात थी। दूसरा मुद्दा इनका ये था पुलिस अधिकारियों का। और तीसरी मुआवजे की मांग थी कि कंपनसेशन राजस्थान सरकार और बाकी लोग मिलकर करें। और चौथी नौकरी की बात थी। तो करीब करीब रात को मोटे मोटे तौर पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ जोधपुर आए, ओसिया विधायक भेराराम जी, हमारे कमिश्नर राजेंद्र जी, डीसीपी आलोक जी, और इन सब की हमारी बात हो गई। रात को बात तय हो गई थी। रात को धरना स्थल पे कमिश्नर जोधपुर और ओसिया विधायक आ गए थे। सारी बातों में सहमति बन गई। और चूँकि रात को कन्फर्मेशन 3 साढ़े 3 बजे हुआ नहीं, तो सुबह 7 बजे कन्फर्मेशन हो गया। और जो इनकी मांगे थी वो करीब करीब इनकी मांगे परिजनों की मान ली गई। और आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की घोषणा सरकार करेगी। बाकी की जो बात है, जो घोषणाएँ हैं, और सरकार की तरफ से जो प्रतिनिधिक रूप में हमारे बीच उपस्थित भेराराम जी,
और आलोक जी बैठे हैं यहाँ सरकार की तरफ से, तो और एमएलए साहब हमारे देवेंद्र जी जोशी, जो भी इस मामले के अंदर ये चाह रहे थे कि पहले दिन से कोई न्याय होना चाहिए और ये अन्यायवार प्रत्येक खुलने, हर व्यक्ति चाहता है कोई कत्ल अगर होता है तो उस कत्ल के पीछे कौन लोग हैं वो पर्दाफाश होना चाहिए, हर सरकार की मंशा रहती है। तो मैं एमएलए साहब हमारे जोशी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि इस मामले के अंदर ये भी हमारे साथ खड़े हैं। और बेराराम जी, आगे की जो सरकार की तरफ से हमारी मांग क्या थी, सरकार ने कौन सी मांगे हमारी मानिए, वो बेराराम जी आपको प्रेस को संबोधित करेंगे। मैं सबसे पहले तो जो जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर और जो शांति सिटी के नाम से जो जोधपुर शहर जाना जाता है, कि जिस प्रकार का जघन्य और एक जो बोलना चाहिए निर्मम हत्याकांड हुआ है, मैं इस हत्याकांड को जैसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से घोर निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से एक मानव शरीर के उनको काट काट कर टुकड़ों के अंदर जो एक विभत्स्य दृश्य है जिसको बोलिए आम आदमी देख नहीं सकता, इस प्रकार की घटना का एक सभ्य समाज में कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। और इस घटनाक्रम का 36 की 36 कौम घोर निंदा करता है और भविष्य के अंदर भी इस प्रकार की घटना न हो, मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से और सभी समाज के 36 कौम से इस बात का मैं जो निवेदन करूंगा कि हमेशा अपने बच्चों को, अपने परिवार को घर के अंदर अच्छे संस्कार दिए जावे। जैसे बच्चा किन के साथ उठ रहा है, किन के साथ बैठ रहा है, अपना परिवार का सदस्य किन के साथ जा रहा है और किन के साथ नहीं जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इस प्रकार के शरीर के डेड बॉडी के टुकड़े काट काट कर फ्रीज में रखे गए, उस घटनाक्रम से भी आप और हम लोग सब परिचित हैं। इसलिए आपके जो चैनल के माध्यम से मेरा ये निवेदन रहेगा कि घर परिवार के लोग भी अपनी जिम्मेवारी समझे और भविष्य के अंदर ऐसी किसी भी प्रकार का घटना का कोई ऐसा अपराधी जो इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके, ये मेरी सर्व समाज से भी अपील है। और सरकार का जो रुख है वो पहले ही दिन से जो सकारात्मक रुख रहा है। और मैंने पहले भी बताया था कि सरकार के चारों खाने और चारों दरवाजे जैसे बातचीत के लिए खुले थे। हमारे जो सांसद महोदय आदरणीय हनुमान जी कल पधारे, जैसे कहीं पर छोटा मोटा जैसे कोई कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप भी दूर हो गया। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब भी मौजूद है। जो सरकार की तरफ से घोषणा है, वो पहली घोषणा यह है कि इस परिवार को न्याय मिले, ये सबसे मुख्य मांग थी। और इस मुख्य मांग पर मैं आदरणीय भजन लाल जी को और हमारी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस मांग को मान लिया गया है। आज ही ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट आज ही रिकमेंडेशन कर देगी, ये पहली घोषणा है। दूसरी घोषणा यह है कि इस परिवार को जो सरकार की तरफ से जो प्रतिकार राशि जो मिलेगी, और आदरणीय हनुमान जी, हम लोग और सर्व समाज के 36 कौम के लोग, हम लोग जैसे लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में यदि कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है, तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा, वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। और इसके साथ में ही जो सीआई सरदारपुरा है, उनको वहाँ थाने से हटाकर यदि पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और
इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सब की जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये जैसे जहाँ पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकाल कर जैसे छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा, वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रुख का एक पहलू रखा और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को और अभी हमारे साथ में आए हुए जैसे श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा और आज ये शांतिपूर्वक और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। जैसे भाई हनुमान जी बेनीवाल, मैं, आदरणीय देवेंद्र जी और सर्व समाज के 36 कौम के लोगों ने सब हम लोग मिलकर इनके पूरे परिवार की मदद करेंगे और बोलते 51 लाख रुपए की घोषणा कर दिए। और भी जो है सर्व समाज के लोग और जैसे जाट समाज के लोग जैसे सोचकर और भी कोई आवश्यकता होगी तो इस ऐसा दुख की घड़ी में पूरा जाट समाज और पूरा 36 का 36 कौम समाज इस जैसे परिवार के साथ में खड़ा है। आए थे हमारे पास में हमारी मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी, इन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी, कुछ सहमति बनी। आज हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में जो हमने धरना प्रदर्शन आगे किया था, उसमें हनुमान जी के आने के बाद में 24 घंटे में लगे सरकार और प्रशासन ने हमारी मांगे स्वीकार कर ली गई है। हमारी जो सबसे प्रमुख मांग थी सीबीआई जांच की, वो उन्होंने मान ली है। हम अपना पूर्ण सहयोग सीबीआई को देंगे क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कई चीज़ें गलत की थी, गलत थ्योरीज दी थी। अब हमें वो पूर्ण विश्वास है कि हमें और मेरी माता जी को न्याय मिल पाएगा। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश में हुए उपचुनाव में खिवंसर सीट पर जीत का विश्वास जताया है। मंगलवार को जोधपुर दौरे पर रहे हनुमान बेनीवाल ने बताया कि खिवंसर सीट पर हुए उपचुनाव में आरएलपी पार्टी एक तरफा जीत रही है एवं कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। वहीं प्रदेश में अन्य सीटों पर हुए उपचुनाव के बारे में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि यह कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से लड़े गए चुनाव है। उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी जो जनता के लिए आवाज उठाती है उसे दबाने के लिए मिलीभगत कर सीटों का बंटवारा किया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आरएलपी पार्टी हमेशा से जनता की आवाज रही है, जबकि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा इस आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोपों के जवाब में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खिवंसर सीट उनकी खुद की है, इसलिए उन्होंने वहां से अपनी पत्नी को लड़ाने का फैसला लिया है और वह भी जनता के कहने पर। नहीं, मेरे वहाँ मुकाबला है नहीं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक तरफा जीत रही खिवंसर सीट और कांग्रेस की वहाँ जमानत जब्त हो रही है, हाइट हो रही है और मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी है। और बाकी जगह भी ये जो उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, निश्चित रूप से दोनों पार्टियों ने आरएलपी और बीएपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ा, भाजपा और कांग्रेस ने, कि कोई क्षेत्रीय दल नहीं पनपे। यहाँ पे मिलाजुली का खेल है। जिस तरह राजस्थान को 70 साल लूटा,
उसी तरह ये दोनों पार्टियां मिलकर लूटती रही। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कहने से ही कांग्रेस ने ज्यादातर टिकट दिए राजस्थान के अंदर। और ये मदन राठौड़ का बयान भी आपने देखा होगा, उसने कहा कि आरएलपी और बीएपी को हम समाप्त करेंगे। तो इसके मतलब आप समझते हो उनकी कांग्रेस से दुश्मनी नहीं है, उनकी दुश्मनी उन दलों से जो राजस्थान को जगा रहे हैं। और पहली बार राजस्थान में आरएलपी बनी, उसके बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। ये दोनों पार्टियां बनी है 70 साल के अंदर, तो उनके पेट में दर्द है इस बात का। दोनों बड़ी पार्टियां मिलकर आरएलपी और बीएपी को खत्म करने के लिए राजस्थान में लगी। परिवारवाद तो जब होता है जब मैं अलग अलग सीटों से लड़ा था। ये तो मेरी खुद की सीट है, मैं ही लड़ रहा हूँ राजधानी आरएलपी की। अगर मैं चाहता था घर के बाहर लड़े, तो घर के बाहर जनता राजी नहीं थी, ये जनता का फैसला था। और जनता को पूछ के मैंने टिकट दिया, बंद कमरे में नहीं बांटा था। नागौर के अंदर जनता को पूछने के बाद जनता के बीच ही टिकट दिया। और इसीलिए घर से टिकट देना मुझे पड़ा, क्योंकि मुझे आरएलपी की राजधानी को बचाना था और लोग इस बात के लिए तैयार नहीं थे। और जो बीजेपी का प्रत्याशी था वो मेरे ही से गया हुआ था, वो आरएलपी का ही था, वो उसका कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं था। वो 2 बार सरपंच और 2 बार लगातार हारा सरपंच था, और उसको मैंने प्रधान बनाया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डोरे डालकर उसको मेरे से तोड़ लिया। मेघराज सिंह वगैरह उस समय जो बजरी का मामला चल रहा था, उनके चंगुल में फंस के और मेरे सामने खड़ा हो गया। वैसे मेरे विरोधी नागौर में बचे नहीं, जोधपुर नागौर में मेरे विरोधियों ने मेरे ही पैदा किए हुए लोगों का झंडा पकड़ लिया। अब आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसका झंडा तमाम नागौर जोधपुर के वो नेता जो हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते थे, वो तो उस आदमी का झंडा पकड़ के घूम रहे हैं जिसको तैयारी में नहीं किया। तो इसे आप अंदाज लगा सकते हो कि राजस्थान में आरएलपी का आने वाला समय कितना अच्छा, एक सुनहरा भविष्य के रूप में आप आरएलपी को देखो। जो लोग बयानबाजियां करते हैं, घूमते हैं, और मेरे यहाँ आपके जोधपुर के कई कांग्रेस के नेता रात को ढाणियों में बीजेपी के वोट मांग रहे थे। आप बताओ, सबकी एकड़ी इस बार निकल जाएगी वहां पे। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार के निर्देशन में डैम लैंप ऑपरेशन के तहत स्पेशल साइक्लोनर टीम व एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पेपर लीक प्रकरण में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जोधपुर रेंज आईजी विकास कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि 2 अलग-अलग परीक्षा एएन भर्ती परीक्षा और वन संरक्षक भर्ती परीक्षा में 2 वांछित आरोपी दीपक बिश्नोई और मनोहर पिछले लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिसके लिए साइक्लोन टीम और एसओजी लगातार अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है। उन्होंने बताया कि यह दोनों अपराधी बहुत शातिर अपराधी है और तकनीक का उपयोग करते हुए बार-बार अलग-अलग ठिकानों पर छुप रहे थे, परंतु तकनीकी यंत्रों एवं आसूचना के आधार पर पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पता चला कि मनोहर अपनी बुआ के घर छुपा हुआ है, वहीं दीपक बिश्नोई रामनिवास गांव में छुपा हुआ है, जहां दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि अभी तक की पूछताछ में सामने आया कि ये दोनों आरोपी परीक्षार्थियों से 3 लाख रुपए प्रति परीक्षार्थी लेकर उन्हें पास कराते थे। साथ ही उदयपुर से फर्जी डिग्री बनवाकर भी दी जाती थी। दोनों आरोपियों से आगे की पूछताछ में और भी कई प्रकरण खुलने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्रवाई के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके माध्यम से 2 चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ जिसको हम लोग हाईलाइट करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों के लिए, असामाजिक तत्वों के लिए क्षेत्राधिकार की सीमा नहीं होती, तो जब अपराधियों पर टूट पड़ने की बात आती है, उनको नेस्तनाबूद करने की बात आती है, तो हम पुलिस भी क्षेत्र की सीमा में नहीं रहते। और उसका यह ज्वलंत उदाहरण है जिसमें एसओजी ने और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने मिलकर एक साथ इस बड़ी सफलता को अर्जित किया है। दूसरा संदेश जो मैं देना चाहता हूं कि यह सबक है उन लोगों के लिए जो शॉर्टकट के माध्यम से, बाईपास के माध्यम से, गलत तरीके से जीवन में वह सब कुछ हासिल करना चाहते हैं जिसकी उनको चाहत है, और क्षमता नहीं है, न परिश्रम करते हैं। और जिसकी क्षमता है, जिसका परिश्रम है, उसका हक गलत तरीके से मारकर अपने खाते में खुशहाली, समृद्धि, उन्नति हासिल करना चाहते हैं। यह रास्ता कहीं नहीं ले जाता, इसका मुकाम सिर्फ जेल होता है। यह संदेश भी उन लोगों के लिए है। जो आज 2 बड़ी गिरफ्तारियां की गई हैं, इसके लिए ऑपरेशन डैम लैंप चलाया गया था, DAMP LAMP। डैम्प का मतलब होता है कोई चीज़ जो सीली हुई हो, जिसमें सीलन हो। सीलन यानी
कोई लीकेज हो जिससे सीलन होती है, और उससे एक लैंप जल रहा हो, यानी दीपक जल रहा हो। ये जो लीकेज है ये पेपर लीकेज के बारे में है, और जो इससे लैंप जल रहा है उस मुख्य आरोपी का नाम दीपक है, दीपक बिश्नोई। 2 आरोपी पकड़े गए हैं, दीपक बिश्नोई पुत्र बाबूलाल जो लूणी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और दूसरा मनोहर पुत्र पूनाराम जो रोहट पाली के रोहट का रहने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, एसओजी और जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम दोनों बिल्कुल मिलकर कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, और जो भी युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलना चाह रहा है उसके हौसलों को पस्त करने के लिए, उसको इरादों को नेस्तनाबूद करने के लिए एसओजी और हम मिलकर साथ काम कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से एसओजी की टीम भी यहाँ थी और हम दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे थे ऑपरेशन डैम प्लान पे। किस तरीके से, अब मैं आपको 2 चीज़ें जो बताऊंगा, गिरफ्तारी कैसे हुई और इनका पास्ट, इनकी पृष्ठभूमि कैसे क्या रही है, उस पर चर्चा करेंगे। दीपक पे 25,000 रुपये का इनाम एसओजी की तरफ से घोषित था। 2 प्रकरणों में वांछित है वो, अभी फिलहाल के 2 प्रकरणों में वांछित है एसओजी के। एक प्रकरण है जो एएन भर्ती घोटाले से संबंधित है, और दूसरा प्रकरण है जो वन रक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित है। किस तरीके से पकड़े गए, यह दोनों आरोपी तकनीक के सहारे चले और इनको लगा कि तकनीक ही नैया पार करा देता है। इन्होंने इस पूरे घोटाले में भी तकनीक का अहम इस्तेमाल किया, और बचने के समय भी तकनीक से ही बचने की कोशिश कर रहे थे कि यदि हम अपने तकनीकी उपकरण बंद कर लेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पुलिस के रडार से गायब हो जाएंगे, यह मानकर ये चल रहे थे। पर एसओजी और साइक्लोनर टीम दोनों ही लगातार इस पर काम करती रही। मानवीय आसूचना यह थी कि यह रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छुप रहे हैं और एक जगह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते। इस सूचना पर काम करना हम लोगों ने शुरू किया। मनोहर की लोकेशन करीब करीब पता चल गई कि वो अपनी बुआ के घर में फिलहाल आया हुआ है, पर दीपक की लोकेशन जल्दी नहीं मिल रही थी क्योंकि ये ज़्यादा चालाक था। बट इसी बीच रामणावास गांव के कुछ ग्रामीणों ने बाजार में शेखी बघारी कि हमारे गांव में पुलिस घुसने का साहस नहीं कर सकती। पहले 1-2 बार उलझे होंगे शायद पुलिस के साथ। उनका कहना था कि यहाँ कोई घुसने का साहस नहीं कर सकता, और हमने सबको कह रखा है कि जिसको भी छुपना हो आ जाओ हमारे यहाँ। और एक बड़ा आदमी जिसके लिए पुलिस सूंघ रही है वो हमारे यहाँ छुपा हुआ है, इसको कोई नहीं यहाँ से पकड़ सकता। इस चुनौती को पकड़ते हुए हमने डेवलप किया और आइडिया लग गया कि वहाँ पर दीपक ही है। फिर ब्रूट लीगल फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले सुबह इन दोनों जगहों पर साइक्लोनर टीम के द्वारा और 1-2 अलग ठिकानों पे एसओजी टीम के द्वारा एक साथ दबिश दी गई, और जिसको अपने सबसे सुरक्षित मान समझ रहा था वहाँ से उसके गिरबान में हाथ डालकर राजस्थान पुलिस की टीम कानून के दायरे में ले आई उसको। तो यदि उन्होंने शेखी नहीं बघारी होती तो शायद थोड़ा समय लगता हमको पता करने में कि वो कहाँ है, बट उन्होंने शेखी बघारी कि यहाँ पुलिस का घुसने का साहस नहीं हो सकता, और इस दुस्साहस का परिचय दिया। तो इस दुस्साहस का जवाब दीपक की गिरफ्तारी के रूप में आया। इस तरीके से ये दोनों पकड़े गए हैं। इसकी कथा जो अभी तक इसकी पूछताछ से आई है वो बड़ी ही रोचक है। इसकी पुष्टि आगामी अनुसंधान में और आगे होगी। प्राथमिक पूछताछ से जो चीज़ें आई हैं, यह व्यक्ति 2014 में जेल प्रहरी के रूप में भर्ती हुआ। 2014 से इसने 9 साल तक जेल प्रहरी के रूप में काम किया उदयपुर, राजसमंद और आसपास की जेलों में। और बहुत ही हैरत की बात यह है कि वह भर्ती भी ब्लूटूथ के माध्यम से हुई थी। तो जो पेपर लीक की बातें आई हैं उसमें 4 चीज़ें आई हैं: एएसआई, एएन, वन रक्षक, सीएचओ और पीटीआई। ये चारों आए हैं, बट अब ये बहुत प्रारंभिक पूछताछ हुई है जो पकड़े जाने के बाद हुई है। विस्तृत अनुसंधान से हो सकता है कि और भी बड़े खुलासे हों, पर यह चीज़ अवश्य है
कि जैसे जैसे इन घोटाले की गहराई में अनुसंधान एजेंसियां घुस रही हैं, जो परतें खुल रही हैं, उनमें बहुत कालीमा निकल रही है। बहुत सारे परीक्षाओं में कंप्रोमाइज हुआ है। यह इस तरह के अनुसंधान से सामने सर फर्स्ट टाइम 1.5 लाख को ब्लूटूथ लेके बीकानेर से जो एक किंग पिन पकड़ा हुआ है पेपर लीक के मामले में, वो इधर ही का रहने वाला है। उसके माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से ये जेल प्रहरी बना 2014 में, और 2020 में परीक्षा दी इसने फिर दोबारा। वो पीटीआई वाली थी, उसमें 15 लाख रुपए खर्च हुए, क्योंकि उसमें पेपर वो भी बनवाया, फर्जी डिग्री भी बनवाई पीटीआई की, और पीटीआई में पास हो गए। गुड़ा इंदा पालिम में भी है पदस्थापित। दोनों ब्लूटूथ वाला एक ही आदमी था? ये नहीं, दोनों अलग थे। दूसरी बार वाला जो था, इससे इसका संपर्क जेल में, उदयपुर जेल में पदस्थापन के दौरान हुआ। कुछ मेवातियों के साथ संपर्क में था, वहां से इसका संपर्क हुआ। मेवाती इलाके का कोई व्यक्ति था, नाम है हमारे पास, बट अनुसंधान के दृष्टिकोण से अभी हम नाम नहीं खोल रहे। तो उस व्यक्ति के संपर्क में आकर इसने 15 लाख रुपए देकर वो पीटीआई बना, और फिर पीटीआई बनवाने का धंधा शुरू किया। फिर तो जो परीक्षा सामने आई उसी में खेल शुरू हो गया। सर इसने आज तक कितने लोगों को जो है नौकरी दिलवा दी? संख्या इसको याद नहीं है, बट ये बड़ी संख्या है। ये बड़ी संख्या धीरे धीरे पूछताछ में सामने आएगी, बट संख्या बड़ी है। कुछ डिटेल है इसके पास। पत्नी भी पहले पकड़ी जा चुकी है, जेल की हवा खा के अभी फिलहाल जमानत पे है। वो भी अध्यापिका बन रही थी। तो पत्नी की महत्वाकांक्षा देखिए कि कार के लिए पति को प्रवृत्त किया कि एक बार फिर से आप उसी दलदल में कूद जाओ जहाँ से निकलना नहीं होता। हजारों ने मानी ये संख्या जिनको नौकरी दिलाई? अब संख्या मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कि हजारों, क्योंकि वो खुद भी उसको याद नहीं आ रहा, बट संख्या बड़ी संख्या है। वो एसओजी अनुसंधान में सामने लाई। ऑपरेटिंग वेस्टर्न राजस्थान था या पूर्व राजस्थान? अभ्यर्थी शुरू में चुनकर इसको जो पूर्वी राजस्थान का जो मेवात इलाके का किंगपिन था, वो कैंडिडेट दिया करता था कि ये कैंडिडेट है, मैं पेपर भेज दूंगा, इनको तैयारी कराना, परीक्षा हॉल तक भेजना और फिर वहाँ से सुरक्षित निकालना। यह जिम्मेदारी पहले इसको मिलती थी। फिर इसने पैरेलल में चैनल निकाला कि मैं खुद भी पेपर बेचूं और वो करूं। फिर इसने जिसको पेपर बेचा और उसने जिससे समझौता किया, उनके बीच में लड़ाई हुई, तो ये बेच करना शुरू हो गया। तो ऐसा ही होता है हमेशा, अपराध की जड़ें गहरी जाती हैं, आपस में टकराती हैं और फिर पेड़ गिर जाता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मंगलवार दोपहर अपनी जोधपुर यात्रा पर पहुंचे। वे 22 नवंबर तक जोधपुर यात्रा पर रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर वायु मार्ग से जोधपुर पहुंचे। यहां जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद वह बालसमंद लेक पैलेस चले गए। वह रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। वे बुधवार को 5:30 से 7 बजे तक मयूर चौपासनी स्कूल के 12वीं के वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे तथा राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी का भ्रमण कर रात राजस्थान हाईकोर्ट जाकर रात्रि विश्राम के लिए बालसमंद लेक पैलेस आएंगे। वे गुरुवार को सुबह निर्मल भंडारी के हैंडीक्राफ्ट शोरूम और उसके बाद उम्मेद भवन पैलेस जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति शुक्रवार को दोपहर जोधपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। नेताओं का ये केवल ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर द बिल्डिंग ऑफ द नेशन। People say that these are the princely states. It's okay, but they have contributed. And I will be here for about 3 days. Chopasni school function will be my main function, and there is another function, that is the Judicial Academy of High Court. I shall also be visiting there. Thank you everybody. My good wishes to everybody. Thank you. द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कार्यरत रनिंग स्टाफ की अलारसा रनिंग फोन डायरेक्टरी चॉइस का डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को विमोचन किया। डायरेक्टरी को समूचे रनिंग स्टाफ के लिए सदैव उपयोगी बताते हुए डीआरएम ने बताया कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा किया गया यह प्रयास रनिंग स्टाफ की सुविधा की दिशा में उठाया गया अनुकरणीय कदम है और इससे कार्य क्षेत्र में सुविधा मिलेगी। उन्होंने रनिंग स्टाफ से सजग रहकर सुरक्षित व संरक्षित रेल संचालन करने का संदेश दिया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर जोगेंद्र मीना ने
अलारसा द्वारा प्रकाशित फोन डायरेक्टरी के 5वें संस्करण को रनिंग स्टाफ के लिए बहुत उपयोगी बताया। अलारसा के जोधपुर मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सेन व सचिव डीआर सेन ने बताया कि अलारसा फोन डायरेक्टरी में जोधपुर मंडल के सभी अधिकारियों, रनिंग कर्मचारियों, रेलवे स्टेशनों के साथ साथ जोनल स्तर के विभिन्न शोर कंट्रोल, लॉबी, रनिंग रूम व रनिंग उपयोगी फोन नंबर प्रकाशित किए गए हैं। सेन के अनुसार डायरेक्टरी में नंबरों के अलावा पाठ के बचाव हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश का भी समावेश किया गया है। इस अवसर पर अलारसा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, सीडब्ल्यूसी मेंबर जगदीश प्रसाद मिर्गा, जोनल सचिव पूनाराम गहलोत, जोनल कोषाध्यक्ष देवराज चौधरी इत्यादि भी उपस्थित थे। आयरन लेडी के नाम से मशहूर देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर मंगलवार को जोधपुर के स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेताओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। नगर निगम उत्तर महापौर कुंती परिहार ने बताया कि आयरन लेडी के नाम से मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश के विकास के लिए हमेशा सख्त कदम उठाए। उन्होंने देश के विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर सभी कांग्रेस सैनिकों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जोधपुर शहर दक्षिण जिला अध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रत्येक देशवासी के लिए एक प्रेरणा है। उनका संपूर्ण जीवन देश हित के लिए समर्पित था, इसलिए उनकी जन्म जयंती के अवसर पर सभी ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका स्मरण किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजेंद्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज कांग्रेस की बड़ी नेत्री स्वर्गीय इंदिरा जी की जन्मतिथि पर जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इंदिरा जी का नाम देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और उन्होंने इस देश के विकास में जो योगदान दिया उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से ये मेरी गुजारिश है कि सभी लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को आज हम उनकी जन्म जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जिस तरीके का कार्य उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए किया और एक मिसाल कायम की पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं देश विदेश के लोग उन्हें आज उनकी कार्यशैली को याद करते हैं। एक महिला होने के नाते उन्होंने एक महिला होकर भी जैसे निर्णय उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान लिए और एक अमिट छाप उन्होंने लोगों के दिलों पर जो छोड़ी, आज हम उन्हें स्मरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रण लेते हैं। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में रविवार रात्रि को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से महिला के झुलसने के मामले में डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई के विरोध में आज नर्सिंग एसोसिएशन ने अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा और नर्सिंग कर्मी को एपीओ करने के आदेश को निरस्त करने की मांग की। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन शहर अध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने एमजीएम अस्पताल अधीक्षक के डॉक्टर नवीन किशोरिया से मुलाकात की। विजय सिंह मेड़तिया ने बताया कि मथुरादास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में हुई घटना के बाद ड्यूटी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मी को एपीओ कर दिया गया और एजेंसी की ओर से लगे एक नर्सिंग कर्मी को सेवा से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए जांच कमेटी बनी हुई है और कमेटी की जांच से पहले इस तरह की कार्रवाई करने से नर्सिंग कर्मियों में भारी आक्रोश है और अस्पताल प्रशासन को इस आदेश को वापस लेना चाहिए। वहीं मथुरादास माथुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, वह जल्द ही अपनी रिपोर्ट देगी। प्रारंभिक तौर पर हमने ड्यूटी पर कार्यरत एक नर्सिंग कर्मी और एक यूटीबी नर्सिंग कर्मी को वार्ड से हटाया है। उन्होंने एपीओ आदेश करने से इनकार किया और कहा कि यह केवल वार्ड से हटाने का आदेश है, उन्होंने एपीओ नहीं किया है। वहीं उन्होंने कहा कि एजेंसी की ओर से लगे नर्सिंग कर्मी की सेवा समाप्त करने के आदेश को वापस लेने के लिए संबंधित एजेंसी को कहा गया है और जल्द ही उन्हें वापस यह आदेश पर लिया जाएगा। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी। देखिए, ये प्रशासनिक जो निर्णय लिए गए ये एक प्रक्रिया होती है जिसके प्रति इनका भी रोष
जस्टिफाइड है राइट नाउ। और हम लोग इसकी तह पे जाएंगे। कमेटी ऑलरेडी बन गई, कमेटी को निर्देश दे दिए। इन्होंने अपनी तरफ से मांगों में रखा है कि एक रिटायर्ड नर्सिंग कर्मी को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए, जो हम कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें अश्योर किया है कि जो कमेटी का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, उसके आगे कोई रोज की कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। कि मैं इनसे बात से सहमत हूँ। अगर ये मान जाते हैं इस बात को, जो कमेटी करेगी वो फाइनल है, चाहे वो दोषी मिले या नहीं मिले, वो कमेटी डिसाइड करेगी। अगर दोषी मिलेंगे तो उनको सजा होगी, इसमें कोई चक नहीं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग कर्मी हो, चाहे वो कोई संविदा कर्मी हो, चाहे कोई गार्ड हो। इसमें वो भी एग्री हो रहे हैं और हम भी एग्री हो रहे हैं। रही बात इनको एपीओ करने का, तो ये ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया जिनको इनको एपीओ किया गया। इनको प्रिंसिपल साहब के पास भेजा गया है, जो ये लोग इनको नकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, जबकि एक्चुअली ना तो ये एपीओ ना इनका सस्पेंशन है। जहाँ तक बर्खास्तगी का सवाल है, जो राजदीप एंटरप्राइज ने लेटर लिखा, वो लेटर हम उनसे रिक्वेस्ट करके वापस ले देंगे एज सुन एज जो हमारी कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जहाँ तक इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन पे हम लोग बैठकर डिस्कस करते हैं और प्रशासन से जरा डिस्कस करके निर्णय निकालते हैं कि फिलहाल इनको काम पे रखा जाए या नहीं। तो प्रथम दृष्टया जिस समय आग लगी, आपने भी वार्ड का निरीक्षण किया, प्रथम दृष्टया क्या लगता है किस तरह से आग लगी है? भाई प्रथम दृष्टया मैंने भी देखा और प्रिंसिपल साहब ने भी देख लिया। हमें वहाँ पे बीड़ी के टुकड़े मिले, जली हुई तिलियाँ मिली। अब किसी वार्ड में, किसी एरिया का क्यूबिकल में जली हुई तिलियाँ मिलना, 1-2-3 बीड़ी के टुकड़े मिलना, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो साफ दिखता है कि बीड़ी पी जा रही थी उस वार्ड में। और क्योंकि वार्ड की सफाई रोज होती है, तो ये पक्की बात है कि रात की सफाई के बाद ही बीड़ी पी गई। और जब बीड़ी पी गई थी तो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के सामने आता है कि आग क्यों लगी। ये बात अलग है कि कितनी देर में इलाज हुआ, कितना क्या हुआ, वो कार्रवाई ये सारी टीम, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, वो सब चेक करेगी। सीसीटीवी फुटेज लेके जाएंगे और उसके बेसिस पे इन लोगों का निर्णय आएगा। जो टीम का जिस आग लगी है किस तरह से वो मरीज अभी ऑलरेडी पेशेंट थोड़ा सिक था, मरीज अभी आईसीयू में चल रहा है, उसकी उपचार कर रहे हैं। और पेशेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी यानी कि लिवर फेलियर में था। पेशेंट ऑलरेडी लिवर फेलियर का पेशेंट था, तो अभी फिलहाल आज की तारीख में अभी वो स्टेबल। मथुरा दास मथुर अस्पताल में जो घटनाक्रम चला है, वार्ड में एक आग लगने से मरीज का कुछ हिस्सा झुलस गया है, उसके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हमारे 2 नर्सिंग अधिकारियों को, एक को एपीओ किया है। प्रशासन ये कह रहे हैं कि एपीओ नहीं है, उनका खाली कार्यस्थल बदला गया है। और दूसरा जो संविदा पे कार्य है उसका हटाया गया है। उसके बारे में भी प्रशासन ये कह रहे हैं कि उनको हटाया नहीं गया। अभी जब तक जांच कमेटी गठित की गई है, वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, तब तक इन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, खाली उनका स्थान बदला गया है। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से प्रशासन ने रातों रात एपीओ के आदेश निकाले हैं, जो एक अल्प वेतन भोगी है जिसको एक फर्म के द्वारा लगाया गया है, उसको वापस तो अपने स्थान पे लिया जाए और जो एपीओ के आदेश किए हैं वो निरस्त किए जाए। प्रशासन ने यह बोला है कि जो भी आदेश हुए हैं उनमें किसी को एपीओ नहीं किया है, केवल स्थान बदला है और वो अपनी बहाली रहेगी उनकी। ये एक जांच का विषय है, अभी तक इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीड़ी से ही आग लगी है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। जैसा कि आप सबने देखा है कि सारा स्टाफ यहाँ पे बाहर है। हमने कार्य व्यवस्था के तहत कुछ अपने स्टाफ को अंदर रखा है ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। प्रशासन अगर अपनी हठ धर्मिता पे रहेगा तो मजबूरन हम सबको बाहर आना पड़ेगा और संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। भी धड़े हैं वो सारे संगठन, भाई संजय जी जिला अध्यक्ष है, आरएनयू के भाई गमडाराम जी प्रतिनिधित्व या राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के, सारे मिलके इसमें एक साथ कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के आंगिक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से 7वां अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रंगोली के माध्यम से प्राकृतिक चिकित्सा की विधाओं का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज महाविद्यालय भोपाल के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर करिश्मा साहिवाल ने स्कोप ऑफ नेचुरोपैथी पर छात्र छात्राओं को ऑनलाइन माध्यम से व्याख्यान का आयोजन किया। साथ ही नेचुरोपैथी
फूड एक्सपो में विभिन्न पोषक आहार के स्टॉल्स लगाई कुलपति महोदय ने वर्तमान एवं भविष्य में प्राकृतिक चिकित्सा के स्वास्थ्य संरक्षण में योगदान के बारे में जागरूक किया। आप अगर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसलिए आपका पढ़ने का लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो भी चीजें बताई जा रही है, जो भी थेरेपी है, जो भी ट्रीटमेंट है, उनके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, दैट शुड बी रिगार्डेड एंड शुड बी एक्सप्लेन्ड टू ईच एंड तब जाके वो आपको बहुत सी चीज समझ में आएगी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। रालोपा सुप्रीमो व सांसद हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद गतिरोध खत्म, सरकार ने मानी अधिकांश मांगे। डैम्प लैम्प ऑपरेशन के तहत पेपर लीक प्रकरण में 2 वांछित आरोपी गिरफ्तार। चार दिवसीय यात्रा पर जोधपुर पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद। इंदिरा गांधी की जन्म जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।